आज रानी पता नहीं क्यों सुबह से बेचैन सी थी। घर के किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। रह रहकर वह कभी कमरे से किचन में जाती और कभी किचन से कमरे में। उसने यह क्रिया कई बार दोहराई तो कमरे में बैठे उसके पति सुरेश ने उससे पूछा, क्या बात है रीना? मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम किचन और कमरे के बार बार चक्कर लगा रही हो। आखिर क्या बात है? आपको क्या बताऊं, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। राधा ने झिझकते हुए उत्तर दिया, पता नहीं सुबह से ही मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा जी। मन बहुत घबरा रहा है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पति ने पूछा। हाँ, तबीयत ठीक है। तो फिर क्या बात है? मन क्यों घबरा रहा है? कहो तो तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा दूं? अरे नहीं, आप परेशान मत हो। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में भली चंगी हो जाऊंगी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैं ड्यूटी पर चला जाऊंगा, फिर रात में ही घर लौटूंगा। इस बीच कुछ हो गया तो? अरे बाबा, मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं होने वाला। मेरी फिक्र मत करिए। आप आराम से ड्यूटी जाइए। वैसे भी कोई बात होती है तो घर वाले हैं ना मुझे संभालने के लिए। यह कहकर रीना कमरे से किचन की ओर चली गई। इस बार वह किचन का पूरा काम निपटाकर ही निकली थी। काम निपटाकर वह बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। फोन उठाकर उसने देखा तो स्क्रीन पर उसके पापा जयप्रकाश शर्मा का नंबर था। रीना ने झट से चहकते हुए फोन उठाया। उस दिन रीना को अपने पिता की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, तो उसने उनसे इसकी वजह जाननी चाही। जयप्रकाश ने कहा, क्या बताऊं बेटी, मुझसे एक अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ? रीना ने पूछा। बेटी, आवेश में आकर मैंने अपने ही हाथों से फूल सी छोटी बेटी प्रियंका को मौत के घाट उतार दिया। क्या? प्रियंका को आपने मार डाला? रीना चीखती हुई बोली। हाँ बेटी, उसकी चरित्रहीनता ने मुझे हत्यारा बना दिया। मैंने उसे सुधरने के कई मौके दिए, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और मेरे हाथों यह अनर्थ हो गया। ये क्या किया आपने पापा? मेरी बहन को मार डाला? इतना कहकर रीना ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और निढाल होकर दहाड़ मारकर रोने लगी। अचानक बहू के रोने की आवाज सुनकर उसके सास ससुर घबरा गए कि अभी तो भली चंगी किचन से अपने कमरे में गई है, फिर अचानक उसे हो क्या गया है कि दहाड़ मारकर रोने लगी। वे दौड़े भागे बहू के कमरे में पहुंचे तो देखा कि बहू बिस्तर पर लेटी सिसकियां ले रही थी। उसके ससुर ने जब बहू से रोने की वजह पूछी तो उसने पूरी बात उन्हें बता दी। बहू की बात सुनकर ससुर भी चौंक गए कि समधी ने ये क्या कर दिया। थोड़ी देर बाद जब रीना थोड़ी सामान्य हुई तो उसने पति को फोन करके सारी बात बताई। सुरेश भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पत्नी के चचेरे भाई विनय को फोन करके यह बात बताई और उससे पूछा कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद विनय इस नतीजे पर पहुंचा कि यह बात पुलिस को बता देनी चाहिए, क्योंकि यह मामला हत्या से जुड़ा है। आज नहीं तो कल यह राज खुल ही जाएगा। विनय ने सुरेश से कहा कि वह एसएसपी को फोन करके इसकी सूचना दे रहा है। उसके बाद थाने जाकर वहां के एससीओ से मिल लेंगे। विनय ने उसी समय एसएसपी डॉक्टर सुशील गुप्ता को अपना परिचय देते हुए पूरी घटना की जानकारी दे दी। मामला हत्या का था, इसीलिए उन्होंने थाने के एससीओ संजय कुमार को तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के आदेश दिए। कप्तान के आदेश पर एससीओ संजय कुमार जयप्रकाश शर्मा के विशुनपुर स्थित घर पहुंचे। जयप्रकाश उस समय घर पर ही था। सुबह सुबह दरवाजे पर पुलिस को देखकर जयप्रकाश की जान हलक में फंस गई। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई।
एससीओ संजय कुमार ने जयप्रकाश से उसकी बेटी प्रियंका के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने बेटी का गला घोटकर हत्या कर दी, फिर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। बाद में सिर को प्लास्टिक के एक बोरे में भरकर उर्वा थाने क्षेत्र में फेंक दिया और धड़ वाले हिस्से और उसके पहने कपड़े दूसरे प्लास्टिक बोरे में भरकर गोला थाने क्षेत्र के चेनेवा नाले में फेंक दिए थे। प्रियंका का सिर और धड़ बरामद करने के लिए पुलिस उसे मौके पर ले गई। उसकी निशानदेही पर चेनेवा नाले से धड़ बरामद कर लिया। 21 दिनों से धड़ पानी में पड़े रहने की वजह से सड़कर कंकाल में तब्दील हो चुका था। पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन उसके सिर का कहीं पता नहीं चला। एससीओ संजय ने जब उससे पूछा कि तुमने अपनी ही बेटी की हत्या क्यों की, तो दबी जुबान में जयप्रकाश शर्मा ने जो बताया उसे सुनकर वही नहीं, वहां पर मौजूद सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। उसने बाप रिश्ते का खून कर दिया। उसने हैवानियत और जो दरिंदगी दिखाई बाप नाम को ही कलंकित कर दिया। जयप्रकाश शर्मा से पूछताछ के बाद इस मामले की जो घिनौनी कहानी सामने आई उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। करीब 56 वर्षीय जयप्रकाश शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र के विशनपुर राजा बुजुर्ग गांव का रहने वाला था। वह गल्ले का कारोबार करता था। करीब 16 साल पहले उसने विशनपुर राजा बुजुर्ग गांव में मकान बना लिया था और परिवार के साथ रहने लगा था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां रीना और प्रियंका थी। जयप्रकाश को बेटे की चाहत थी, लेकिन बेटा नहीं हुआ। तब उसने बेटियों की परवरिश बेटों की तरह की। वह छोटे से खुशहाल परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा था। दुकान से भी उसे अच्छी कमाई हो जाया करती थी। जयप्रकाश शर्मा की गृहस्थी की गाड़ी बड़े खुशहाल तरीके से चल रही थी। पता नहीं उसकी गृहस्थी को किसकी नजर लगी कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। अचानक उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उसकी दोनों बेटियां 10-12 साल की बीच की होंगी। बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी जयप्रकाश पर आ गई। जयप्रकाश के बड़े भाई रीना और प्रियंका को दिल से अपनी बेटियां मानते थे और उन्हें उसी तरह दुलारते भी थे, और छोटी बेटी प्रियंका को तो वह बहुत ज्यादा लाड प्यार करते थे। इसी तरह दोनों बेटियों की परवरिश होती रही। बड़ी बेटी रीना शादी योग्य हो चुकी थी। रीना के सियानी होते ही जयप्रकाश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह बेटी की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता था। उसके लिए वह लड़का देखने लगा। गोला इलाके में ही उसे एक लड़का पसंद आ गया, तो जयप्रकाश ने उसके साथ रीना की शादी कर दी। रीना की विदाई के बाद घर में जयप्रकाश और उसकी छोटी बेटी प्रियंका ही रह गए थे। धीरे धीरे प्रियंका भी सियानी हो चुकी थी। बात 2 साल पहले की है। प्रियंका बाथरूम से नहाकर बाहर निकल ही रही थी। गीले बदन से उसके कपड़े चिपक गए थे। इत्तेफाक से उसी समय जयप्रकाश किसी काम से घर में आया। उसकी नजर बेटी प्रियंका पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जाग उठी और उसके शरीर में वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। उस वक्त उसे प्रियंका बेटी नहीं, एक औरत लगी। वह उसके तन को नोचने की सोचने लगा। इसके बाद जयप्रकाश यही सोचता रहा कि प्रियंका को कब और कैसे अपनी हवस का शिकार बनाए। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। एक रात प्रियंका जब अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी, तभी जयप्रकाश दबे पांव उसके कमरे में पहुंचा और सो रही बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पिता के कुकृत्य से प्रियंका बिलबिला उठी। अपनी हवस पूरी करके जयप्रकाश ने प्रियंका को धमकाया कि अगर उसने किसी से भी कुछ भी कहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। पिता की धमकियों से वह बुरी तरह डर गई थी और अपना मुंह बंद कर लिया। उस दिन के बाद से जयप्रकाश प्रियंका को अपना शिकार बनाता रहा। पिता की घिनौनी हरकतों से प्रियंका बहुत दुखी हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी पीड़ा किससे कहे। जयप्रकाश ने उस पर इतना कड़ा पहरा बैठा दिया था कि वह किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। पिता के अत्याचार से बचने के लिए उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया।
इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रियंका गोरखपुर में अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगी। वहां रहते हुए वह एक मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी ताकि किसी पर बोझ न बन सके और उसकी जरूरतें भी पूरी होती रहे। बेटी तो बेटी होती है, भले ही वह कुकर्मी पिता से दूर रह रही थी, लेकिन उसे पिता की यादें बराबर सता रही थी। इसीलिए वह बीच-बीच में घर आ जाती थी। वह जब भी घर आती, पिता उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। एक दिन प्रियंका घर गई थी। इससे अगली रात को जयप्रकाश ने उसे फिर से अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। प्रियंका ने इस बार पिता की मनमानी नहीं चलने दी और विरोध करने लगी। कामाग्नि में जलते पिता जयप्रकाश ने आव देखा न ताव प्रियंका का गला घोट कर हत्या कर दी। पिता से हैवान और हैवान से दरिंदा बना जयप्रकाश पूरी नीचता पर उतर आया था। उसने बेटी की मौत के बाद भी उसकी लाश के साथ अपना मुंह काला किया। जब उसकी कामाग्नि शांत हुई तो उसे होश आया। उसकी आंखों के सामने अब फांसी का फंदा झूल रहा था। उसने पुलिस से बचने के लिए वह सोचने लगा कि प्रियंका की लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। काफी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। वह कमरे में गया और वहां दोस्तों, कहानी का आगे का भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।